गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा आज हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रिपीट करेंगे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, बोर्ड पे भी लिखा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका चैप्टर बेटा 9th क्लास से रिलेटेड है। 9th क्लास में भी आप लोगों ने काफी हद तक इसको पढ़ा है। ठीक है, सो ये जो टॉपिक है आज का, ये 9th क्लास के लिए भी और 11th क्लास के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बेटा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन। पहले तो हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री is the branch of science which deals with the study of matter, which deals with the study of matter, composition and properties of matter. Composition, properties and structure of matter along with chemical changes involved in it. Chemical changes involved in it and the principle governs these chemical changes. These chemical changes. देखो बेटा, केमिस्ट्री क्या है? साइंस की ही ब्रांच है जो हमें मैटर के बारे में स्टडी कराती है। स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की स्टडी किस किस चीज से रिलेटेड कराएगी? कंपोजिशन, मैटर का कंपोजिशन, मैटर की बेटा प्रॉपर्टीज, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में, और कौन कौन से केमिकल चेंजेस, इसके अंदर कोई भी केमिकल चेंजेस आ जाए, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। एंड द प्रिंसिपल गवर्न्स दीज केमिकल चेंजेस, और वो प्रिंसिपल जिसके अकॉर्डिंग आपके केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, सो बात करते हैं बेटा कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। देखो, प्रॉपर्टीज आपकी दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होती है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे आइस मेल्ट इनटू वाटर, ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे सोडियम को वाटर में डाल दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये क्या बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कराएगी कि कैसे आइस वाटर में मेल्ट होगा, कैसे सोडियम प्लस वाटर मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ठीक है, सो इनके बारे में भी स्टडी कराएगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मैटर के कंपोजिशन के बारे में स्टडी कराएगी। मैटर के कंपोजिशन बोल लो बेटा, जैसे इन ग्रेडियंट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि मेरे पास बेटा वाटर है, ठीक है, तो यहां पे देखो वाटर के कंपोजिशन क्या है? एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंपोजिशन हो गए, ये दोनों ऐड होके क्या करते हैं? वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं कंपोजिशन। क्या बोलते हैं?
यहाँ पे वाटर के कंपोजिशन क्या हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए इसमें देखो और 1 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, इसको आप कंपोजिशन कह सकते हो। और तीसरा बेटा स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करती है, ठीक है, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करती है। स्ट्रक्चर, अब जैसे कि वाटर है, इसका भी कुछ ना कुछ शेप होगा, कुछ ना कुछ इसका स्ट्रक्चर होगा, है ना। जैसे कि वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो इस तरह का होता है, बैंड शेप का, ठीक है, तो इसके बारे में भी आप स्टडी करोगे। और केमिकल चेंजेस तो आप देख चुके हो, कैसे सोडियम प्लस वाटर मिलके क्या बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे तो आपको वाटर दिखेगा इस तरफ, पर इस तरफ क्या आपको वाटर दिखेगा, नहीं दिखेगा। सो बेटा ये दिस इज द केमिकल चेंजेस। और ये केमिकल चेंजेस कौन से प्रिंसिपल गवर्न्स करता है, कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये केमिकल चेंजेस होता है, इसके बारे में आप स्टडी करने वाले हो, किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। सो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, मैटर की स्टडी कराएगी। और स्टडी में क्या क्या जाएगा बेटा, मैटर का कंपोजिशन लाइक इंग्रेडिएंट्स, जैसे H2O के कंपोजिशन क्या हो गए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज देख लो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कराएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कराएगा मैटर की। और इसके अंदर जो भी केमिकल चेंजेस होंगे, जैसे ये केमिकल चेंज हो गया, और ये केमिकल चेंजेस किस प्रिंसिपल को गवर्न करके आपका यहाँ पे सोडियम प्लस वाटर से क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये सारे आप डिस्कस करोगे केमिस्ट्री के अंदर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे बेटा हम मैटर के बारे में, ठीक है। सो नोट करो जल्दी। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, मैटर क्या है। मैटर कोई भी ऐसी चीज जो जगह गिरती है हमारे आसपास, सारी चीजें क्या है, मैटर है। मैटर कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग एल्स ऑक्यूपाई space and have own mass, shape and volume। कोई भी ऐसी चीज बेटा जो जगह घेरती हो, ठीक है, जिसका खुद का मास हो, खुद की शेप हो और जिसका वॉल्यूम भी हो, उनको आप क्या बोलते हो, मैटर बोलते हो, ठीक है। तो मैटर की स्टेट, मैं मैटर को यहां पे 2 क्लास में डिवाइड करने वाला हूं। मैटर की 2 क्लास होंगी, एक तो होती है बेटा फिजिकल क्लास, फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरी है बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन आपकी 3 तरीके की होती है बेटा। एक तो होती है सॉलिड, सबको डिटेल में स्टडी करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन आपके पास 2 है बेटा, ठीक है, एक तो प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा बेटा आपका मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस आपके 2 तरीके के होते हैं बेटा, एक तो होता है एलिमेंट, एक होता है बेटा कंपाउंड। मिक्सचर भी आपके 2 तरीके के होते हैं बेटा, एक होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एलिमेंट पेरियोडिक टेबल में 3 क्लासेस में डिवाइड है। एक तो बेटा आपका एलिमेंट, एक तो मेटल्स, एक नॉन मेटल्स, एक होता है बेटा सेमी
मेटल्स या फिर मेटलॉइड्स भी बोल सकते हो। कंपाउंड आपके दो तरीके से डिवाइड होंगे बेटा, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होगा बेटा आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सारी टर्म्स हम आज इनके बारे में स्टडी करेंगे, एक एक टर्म्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। सो मैटर की दो क्लास होती है बेटा, एक फिजिकल क्लास, एक केमिकल क्लास। फिजिकल क्लास को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल क्लास को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस आपके टू टाइप्स के हो गए, एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है। सो एलिमेंट भी आपके पेरियोडिक टेबल में तीन है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स। और कंपाउंड आपके टू टाइप्स के होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजेनियस मिक्सचर। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे एक एक टर्म को स्टडी करेंगे। मैटर समझ आ गया। मैटर कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती है, जिसका खुद का मास है और खुद की शेप और वॉल्यूम भी है, ठीक है, उसको बोलते हैं मैटर। मैटर की दो क्लास है, फिजिकल क्लास, केमिकल क्लास। फिजिकल क्लास भी मैंने यहाँ पे दिखा दी, केमिकल क्लासेस भी मैंने दिखा दी। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं बेटा प्योर सब्सटेंस की। पहले हम केमिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे बेटा, जिसमें आपकी पहली टर्म आती है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस देयर इज, या फिर इसको ऐसे लिख लो, ए प्योर सब्सटेंस, ए प्योर सब्सटेंस, ए प्योर सब्सटेंस कंटेन्स ओनली one type of particles, ठीक है। एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसके पास एक ही तरह का पार्टिकल्स होगा, ठीक है। एंड these particles are similar to one another। ये जो पार्टिकल्स होगा बेटा आपका प्योर सब्सटेंस का, मैंने बताया कि प्योर सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही तरह का पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, और वो पार्टिकल्स क्या हो, एक दूसरे पार्टिकल के बिल्कुल एक जैसा हो, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड। उस पार्टिकल को आप एक दूसरे पार्टिकल्स के साथ एक सिंपलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर पार्टिकल्स, सिंपलर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर पार्टिकल्स बाय एनी फिजिकल मेथड, बाय एनी फिजिकल मेथड। देखो बेटा, प्योर सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस क्या होता है बेटा, जिसके पास एक ही तरह का पार्टिकल्स है और वो पार्टिकल्स एक दूसरे के सिमिलर है, उसको आप किसी सिंपलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा। जैसे मेरे पास बेटा NaCl है, साल्ट है मेरे पास, या फिर मेरे पास वाटर है। साल्ट में जो पार्टिकल्स होंगे NaCl के ही होंगे। जैसे ये पार्टिकल हो गया, एक ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया, ये NaCl, एक NaCl, एक NaCl ये हो गया, एक NaCl ये हो गया, और एक NaCl ये हो गया। ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, दिखने में बिल्कुल एक जैसे होंगे, एक जैसे ही होंगे, ठीक है। सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, एक जैसे होंगे। और मैंने बताया कि दिस इज द प्योर सब्सटेंस। NaCl क्या है, प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होगा वो प्योर किसका होगा, NaCl का होगा। दिस इज द पार्टिकल। आप इस कंटेनर में डाल लो, इसमें पड़े हैं ऐसे करके, ठीक है। ये सारे के सारे पार्टिकल्स, नमक को बोलते हैं ना कॉमन साल्ट, इसमें जो सारे के सारे पार्टिकल्स होंगे वो किसके होंगे बेटा, NaCl के होंगे, ठीक है। एक होता है जैसे वाटर, इस कंटेनर में वाटर पड़ा है, ये वाटर है, इसमें जितने भी आपके पास पार्टिकल्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे किसके होंगे, H2O के होंगे, ठीक है। किसके होंगे, H2O के। सो बेटा यहाँ पे एक बात और आती है कि प्योर सब्सटेंस, जो प्योर सब्सटेंस है आपका, प्योर सब्सटेंस हैज
डेफिनेट कंपोजिशन, डेफिनेट कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंस का जो कंपोजिशन है बेटा, जिससे प्योर सब्सटेंस बनता है, जैसे NaCl है, NaCl ये प्योर सब्सटेंस है। इसके कंपोजिशन क्या है, तो Na सोडियम और एक क्लोरीन है। तो इसका जो कंपोजिशन होगा हर एक पार्टिकल्स का, वो क्या होगा, डेफिनेट होगा। डेफिनेट का मतलब जो टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं होगा। यहां पे देखो बेटा, इसका अगर निकालोगे तो 23 बाई मास और इसका कितना आएगा 35.5। तो ये रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। वाटर में देख लो बेटा, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, क्योंकि जो वाटर है वो हाइड्रोजन से बना और ऑक्सीजन से बना है। सो हाइड्रोजन का वेट 2 और ऑक्सीजन का 16। तो जो वेट, जो आपका रेशियो होगा 1:8 का होगा। और ये 1:8 हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो, ये रेशियो क्या रहेगा, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का हमेशा फिक्स रहेगा इन केस ऑफ वाटर। ठीक है, तो आप प्योर सब्सटेंस में ये भी बोल सकते हो जिसमें कंपोजिशन क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं और जो टाइम के साथ चेंज नहीं होते, विद डज नॉट या फिर डज नॉट चेंज विद टाइम, डज नॉट चेंज विद टाइम, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होते। सो केमिकल्स क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस आ गया। प्योर सब्सटेंस इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का पार्टिकल्स होगा, जैसे कि NaCl नमक हो गया, नमक में सारे के सारे पार्टिकल्स किसके होंगे, NaCl के होंगे। ठीक है, सो ये पार्टिकल सारे एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। आप इसको किसी भी फिजिकल मेथड से, किसी भी सिंपलर, इससे सिंपलर फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आपके पास एक वाटर का एग्जांपल लिया और एक NaCl का एग्जांपल मैंने ले लिया। और यहाँ पे देखो NaCl किससे बना है, सोडियम और क्लोरीन से। तो जो कंपोजिशन होगा इनका वो फिक्स होगा। जैसे वाटर में H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, ठीक है, जो कंपोजिशन होगा वो एक फिक्स रेशियो में होगा। ये कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होगा। दिस इज द डेफिनेट कंपोजिशन। सो नोट करो प्योर सब्सटेंस। उसके बाद बढ़ते हैं बेटा टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब बेटा प्योर सब्सटेंस की हम टाइप्स को स्टडी करेंगे, जिसमें मेरी पहली टर्म है एलिमेंट, उसके बाद मेरी सेकंड टर्म आएगी कंपाउंड्स। मैं एक एक टर्म को डिफाइन करूंगा। एलिमेंट, एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। ये प्योर सब्सटेंस की बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। इसको आप किसी दूसरी फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू अनदर सिंपलेस्ट फॉर्म by any physical method, physical process। बेटा समझ आ गया होगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म प्योर सब्सटेंस की ये भी क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, जिसको आप किसी दूसरी सिंपलेस्ट फॉर्म में बाय फिजिकल मेथड के द्वारा, फिजिकल लगा लो या फिर कोई केमिकल प्रोसेस भी लगा लो, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, जिससे आप इसको किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसी दूसरे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि आपके पास आयरन है, आयरन को आप कॉपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आयरन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, है ना। सो आयरन को कॉपर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। सो आयरन यहाँ पे क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। कॉपर भी क्या है, किसी भी प्योर सब्सटेंस का सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ऐसे भी बोल सकते हो एलिमेंट। दूसरी डेफिनेशन, एलिमेंट, देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ एटम, देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ये भी बोल सकते हो एलिमेंट जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का एटम्स प्रेजेंट है। जैसे कि मेरे पास ये आयरन है, इसमें जो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो किसके होंगे, सिर्फ आयरन के होंगे। ठीक है, ये मेरे पास आयरन है, इसमें जो एटम्स प्रेजेंट होगा बेटा किसका होगा, आयरन का।
जैसे कि मेरे पास ये कॉपर है, इसमें जो भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वो किसके होंगे, कॉपर के प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे कि मेरे पास कोई दूसरा एलिमेंट ले लो, सिल्वर ले लो, इसमें जो भी एटम्स प्रेजेंट होंगे बेटा किसके होंगे, सिल्वर के होंगे। ठीक है, सो एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस, देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स एंड इट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू another simplest form by any physical or chemical method. So element are present in periodic table in three form: metals, non-metals and metalloids. कुछ हम facts, कुछ elements के facts की बात करेंगे. Some facts about elements. Some facts about element. ठीक है, एलिमेंट तो आप लोगों ने पढ़ाई है 9th क्लास में भी। ठीक है, सो बेटा एलिमेंट्स की कुछ बातें जो आप लोगों को याद रखनी है। मोस्ट स्टेबल एलिमेंट ऐसा एलिमेंट जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो उसको बोलते हैं बेटा टेल्यूरियम। याद रखना है, टेल्यूरियम नाम याद रखना है, कई बार पूछ लेते हैं एक मार्क्स में क्वेश्चन। मोस्ट स्टेबल एलिमेंट कौन सा आपका, टेल्यूरियम। Elements having the smallest atomic size, वो एलिमेंट है बेटा आपका हाइड्रोजन। ये भी बात याद रखनी है। ठीक है, सबसे वो एलिमेंट जिसका एटम का साइज सबसे छोटा होता है, एटम का साइज जिसका सबसे छोटा होता है वो कौन सा बेटा, हाइड्रोजन। थर्ड फैक्ट, एलिमेंट्स हैविंग लार्जेस्ट एटॉमिक साइज वो होता है बेटा फ्रेंसियम। ठीक है, सो ये 3 फैक्ट्स मैंने अभी तक लिखवाए हैं, 2-3 फैक्ट्स और लिखवाऊंगा। मोस्ट स्टेबल एलिमेंट कौन सा बेटा, टेल्यूरियम। एलिमेंट्स हैविंग स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, हाइड्रोजन। वो एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा होता है उसको बोलते हैं फ्रेंसियम। सो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट बेटा, फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट। सबसे पहला मैन मेड एलिमेंट कौन सा बेटा, टेक्नीटियम। ठीक है, फिफ्थ मोस्ट अबंडेंट हार्डेस्ट एलिमेंट, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट एलिमेंट कौन सा है, हार्डेस्ट एलिमेंट बेटा कार्बन आता है। कार्बन जिसमें कि आपका कौन आता है, डायमंड। कार्बन का एलोट्रॉप्स आ गया डायमंड। सबसे ज्यादा हार्डेस्ट एलिमेंट कौन सा होता है, कार्बन होता है। और कार्बन की सबसे ज्यादा हार्डेस्ट फॉर्म कौन सी होती है बेटा, डायमंड। कौन सी होती है, डायमंड। ठीक है, सो 6th पॉइंट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन दी अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है बेटा, ऑक्सीजन। जिसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा है वो कौन सा है, ऑक्सीजन। सेवंथ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन दी यूनिवर्स। इस पूरे यूनिवर्स में ऐसा एलिमेंट जिसकी सबसे ज्यादा अबंडेंस है वो कौन सा बेटा, हाइड्रोजन। ठीक है, 8th पॉइंट, एलिमेंट्स विच sublimes on heating
ऐसा एलिमेंट्स बेटा जो हीट करने पे सीधा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। ऐसा एलिमेंट्स अगर आप उसको हीट कर दो तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सब्लाइम्स, उसका सब्लिमेशन हो जाएगा, मीन्स वो विदाउट मेल्टिंग किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे एलिमेंट का नाम है बेटा आयोडीन। ये याद रखने हैं बेटा, पेपर में पूछे जा सकते हैं, नीट में भी एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सो ये कुछ आपकी एलिमेंट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स थे जो आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, मैंने बता दिया। फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट कौन सा बेटा, टेक्नीशियम। हार्डेस्ट एलिमेंट कार्बन की एलोट्रॉप्स फॉर्म होती है, डायमंड। सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट पे पाया जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा यूनिवर्स में पाया जाने वाला एलिमेंट हाइड्रोजन। ऐसा एलिमेंट जो हीट करने पे क्या देता है, आयोडीन। और सबसे ऐसा एलिमेंट जिसके एटम्स का साइज सबसे छोटा होता है वो हाइड्रोजन। ऐसा एलिमेंट जिसके एटम का साइज सबसे बड़ा होता है वो फ्रेंसियम। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया। ठीक है, तो इसको नोट करो। उसके बाद हम चलते हैं बेटा प्योर सब्सटेंस में। एलिमेंट हम स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम मेटल्स को स्टडी करने वाले हैं, उसके बाद हम नॉन मेटल्स को स्टडी करेंगे, फिर हम उसके बाद मेटलॉइड्स को स्टडी करेंगे। और मेटल्स के बारे में तो आप लोगों को पिछले आपने 10th क्लास में भी स्टडी किया होगा। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स जो आसानी से, जिसकी वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन आसानी से, ऐसा एटम जिसकी वैलेंस शेल में से आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको कहेंगे हम वो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर हो जाएगा। सो मेटल का जो नेचर होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है, और नॉन मेटल का जो नेचर होता है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है। स्टडी करेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स पे आ जाते हैं बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स जो पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं अपनी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज करके। ठीक है, सो पहले भी पढ़ चुके हो आप 10th क्लास में कि वो एलिमेंट्स जो आसानी से अपनी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। ठीक है, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो कैटायंस में मींस पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। सो मेटल का जो नेचर होता है बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। और मेटल के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें स्टडी कर ली, जैसे कि मेटल्स इज मैलिएबल, मेटल्स डक्टाइल, है ना, ये बहुत सारी चीजें। मेटल्स इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम कुछ फैक्ट्स है मेटल्स के बारे में जो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मेटल जो पेरियोडिक टेबल में जो आपका पहला एलिमेंट्स के बारे में जो पहला पॉइंट पहली क्लास है वो क्या है बेटा, मेटल्स। सम फैक्ट्स अबाउट मेटल्स। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल फ्रेंसियम। देखो, जिसके एटम का साइज सबसे ज्यादा बड़ा होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। जितना एटम का साइज बड़ा होगा उसकी लास्ट के इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाएंगे। तो जितना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज होगा तो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल हो जाएगा। और मैंने एलिमेंट में भी पढ़ाया था बेटा, ऐसा एलिमेंट जिसके एटम्स का साइज सबसे ज्यादा बड़ा होता है वो कौन सा होता है, फ्रेंसियम। तो फ्रेंसियम के एटम का साइज सबसे ज्यादा बड़ा है, सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल भी है। हैवीएस्ट मेटल बेटा, हैवीएस्ट मेटल ऑस्मियम। सबसे ज्यादा हैवीएस्ट मेटल कौन सा है, ऑस्मियम, जिसकी डेंसिटी पर ग्राम बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा है। सो लाइटेस्ट मेटल, ऐसा मेटल जो सबसे हल्का है वो कौन सा बेटा, लिथियम। मेटल्स हैविंग द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हो, मरकरी, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है बेटा वो टंगस्टन। और लिक्विड मेटल जो हमें लिक्विड की फॉर्म में अवेलेबल मिलता है, जो लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है वो कौन सा बेटा, मरकरी। और सब पोरेस्ट, आपने तो पढ़ा है ना, मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो एक मेटल ऐसा भी है जिसके अंदर से ना तो हीट पास होती है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। सो पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ मेटल, लेड। यहाँ पे कंडक्टर लिख रखा है ना, सो हीट भी आ गया इसमें, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया। कौन सा बेटा, लेड। कॉइनेज मेटल, जिसके कॉइन बनते हैं, जिसके सिक्के बनते हैं, वो कौन से मेटल है बेटा, कॉपर के बनते हैं, सिल्वर के बनते हैं और गोल्ड के बनते हैं। ठीक है, सो नोबल मेटल, नोबल मेटल वो मेटल होते हैं जो रिएक्टिव नहीं होते, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं। ठीक है, जो नेचर में ऐसे ही पड़े रहते हैं। ठीक है, सो नोबल मेटल कौन से है बेटा, एक तो कॉपर इज ए नोबल मेटल, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल, मैलिएबल समझते हो बेटा, मैलिएबल मेटल की प्रॉपर्टी होती है जिससे आप मेटल को
पीट पीट के पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हो, मेटल को आप पीट पीट के पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हो। सो सबसे ज्यादा मॉलिएबल मेटल भी गोल्ड होता है, ठीक है, और डक्टाइल मेटल भी कौन सा होता है, गोल्ड होता है। और सबसे ज्यादा अबंडेंट मेटल कौन सा है, जिसका अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, वो कौन है बेटा, एल्यूमिनियम। और सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेटल हमारी लाइफ में, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेटल कौन सा है बेटा, आयरन। सो ये कुछ फैक्ट्स थे मेटल्स के जो आपको नोट डाउन करने, ठीक है, अपने नोट्स बनाने प्रॉपर तरीके से, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। सो क्लियर, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ, यहाँ पे मेटल की बजाय एलिमेंट्स लिख लाना है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की दूसरी क्लास में चलेंगे जिसका नाम है बेटा नॉन मेटल्स। तो आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट करो। सो बेटा सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो उन पे क्या जाता है बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए उनको हम नेगेटिव आयंस भी बोलते हैं, ठीक है। मेटल के केस में क्या था, मेटल्स के केस में बेटा ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल सकता है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उस पे चार्ज क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सो मेटल का जो नेचर होता है बेटा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है, और जो नॉन मेटल का नेचर होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर का होता है, क्योंकि नॉन मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर सकता है, इसलिए हम यहाँ पे नॉन मेटल को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर बोलते हैं और मेटल को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर बोलते हैं। आप अगर डिफरेंस की बात करें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, और बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। 8th क्लास में भी आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग भी आपने डिफरेंस स्टडी किया था, और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंशिएट क्रिएट किया था। सो यहाँ पे हम डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कुछ फैक्ट्स की बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स के। सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा होता है बेटा, फ्लोरीन, जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसा नॉन मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी लोवेस्ट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम होता है। नॉन मेटल की बात हो रही है, वो होता है बेटा हीलियम, जिसको आप He से रिप्रेजेंट करते हो। और ऐसा नॉन मेटल जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, वो कौन है बेटा, कार्बन। कार्बन की जो एलोट्रोप्स फॉर्म है वो कौन सी है, डायमंड, ठीक है। और लिक्विड नॉन मेटल, ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है वो कौन सा बेटा ब्रोमीन, कौन सा, ब्रोमीन। और बेस्ट कंडक्टर देखो नॉन मेटल इज ए बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पर एक्सेप्शन है बेटा उसमें ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट इज ऑल्सो नॉन मेटल बट इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ग्रेफाइट बेस्ट कंडक्टर अमंग नॉन मेटल कौन सा बेटा, ग्रेफाइट। नॉन मेटल हैविंग मेटेलिक लस्टर, ऐसे नॉन मेटल जो जिनमें जो लस्टर होता है मेटल्स की तरह होता है, जो ठीक है, मेटेलिक लस्टर। ऐसे नॉन मेटल जिनमें मेटेलिक लस्टर होती है वो कौन से बेटा, आयोडीन हो गया और कार्बन की दोनों एलोट्रोप्स फॉर्म हो गई, डायमंड एंड ग्रेफाइट। सो बेटा हम अब स्टडी करेंगे सेमी मेटल्स या फिर मेटलॉइड्स। मैं आपको वैसे बता देता हूँ सेमी मेटल क्या होते हैं। सेमी मेटल जो दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, बोथ प्रॉपर्टीज शो मेटल्स एंड नॉन मेटल। सो इंटरमीडिएट स्टेज पे आते हैं, मेटल की भी प्रॉपर्टी दिखाएंगे और नॉन मेटल की भी, दोनों प्रॉपर्टीज आ जाती है, उनको आप सेमी मेटल्स बोलते हैं या फिर मेटलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। सो अब हम जो क्लास पढ़ने वाले हैं बेटा, एलिमेंट्स की क्लास हमने स्टडी कर ली। अब हम क्लास करेंगे, आपकी 2 तरह की क्लास थी, प्योर सब्सटेंस की, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। अब हम कंपाउंड को डिस्कस करेंगे, कंपाउंड के बाद हम मिक्सचर की बात करेंगे। सो इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेमी मेटल्स के बारे में भी लिख लो बेटा, द एलिमेंट्स which behave both like metals and non-metals.
जो बेटा दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, मेटल की तरह भी बिहेव कर सकता है और नॉन मेटल की भी तरह बिहेव कर सकता है। जो प्रॉपर्टीज होगी इसकी, जो प्रॉपर्टीज होगी सेमी मेटल की, वो इंटरमीडिएट होगी, इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उनको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल में बेटा सिलिकॉन आ गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम। ये कुछ एग्जांपल्स है बेटा टेल्यूरियम, जिसको आपने याद रखना है। सेमी मेटल ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं, नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज होती है बेटा मेटल्स और नॉन मेटल्स के इंटरमीडिएट होती है, उनको हम सेमी मेटल्स या फिर मेटलॉइड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल सिलिकॉन इज ऑल्सो कॉल्ड मेटल्स, सिलिकॉन बिहेव लाइक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जर्मेनियम ऑल्सो बिहेव लाइक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंटीमनी बिहेव लाइक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेमी मेटल्स। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कंपाउंड्स की, ये सेकेंड क्लास है। कंपाउंड आपको पता है बेटा कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस ही होते हैं जो दो या दो से ज्यादा एटम से मिलके बनते हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा एटम से मिलके बनते हैं। और वो एटम्स आपस में कैसे कंबाइन होते हैं बेटा? एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट्स लिख लो, ये प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड भी क्या होता है बेटा? प्योर सब्सटेंस होता है विच इज मेड अप ऑफ 2 or more elements are combined chemically together in a fixed ratio, by mass, fixed ratio by mass। कंपाउंड बेटा, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस ही है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। वो एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, और कंबाइन होने का जो रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स रेशियो होता है बाई मास के थ्रू। जैसे कि मेरे पास मान लो एग्जाम्पल, मेरे पास देख लो बेटा वाटर का एक एग्जाम्पल है। ये जो वाटर बना आपका किससे बना? हाइड्रोजन से प्लस ऑक्सीजन से मिलके बना, ठीक है। ये जो मेरा वाटर है ये दो एलिमेंट से मिलके बना है, एक तो हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से। मतलब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गई? केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए। और जो ये एलिमेंट्स कंबाइन होंगे वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है बेटा 1, यहाँ पे पर 2 है तो ये 2। ऑक्सीजन का होता है बेटा 16, तो यहाँ पे जो रेशियो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाई मास वो 1:8 रहेगा। सो बेटा आपके पास वाटर आपके पास अलग अलग जगह से आप अवेलेबल करा सकते हो, जैसे कि आपके पास रेन वाटर हो गया, जैसे कि आपके पास सी वाटर हो गया, आपके पास अंडरग्राउंड वाटर हो गया, आपके पास लेक वाटर हो गया ना। बहुत सारे वाटर्स अलग अलग जगह से अवेलेबल होंगे। तो जो वाटर है वो आपका हमेशा किससे बनेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनेगा, पर उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा बाई मास वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा 1:8। ये आप लोगों ने याद रखना है कि प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड भी क्या होता है बेटा? प्योर सब्सटेंस ही होता है, ठीक है। और प्योर सब्सटेंस आपका कैसे बनता है?
कि जो कंपाउंड बनेगा वो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन, केमिकली कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। पर जो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे वो किसमें कंबाइन होंगे बेटा, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे, उसी को बोलते हैं हम कंपाउंड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड। अब इस कंपाउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है बेटा, जैसे कि मेरे पास ये हाइड्रोजन, एग्जाम्पल देख लो, ये मेरा वाटर है, ये मेरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन इज ए कंबस्टिबल सब्सटेंस, सबको पता है हाइड्रोजन कैसा सब्सटेंस है, कंबस्टिबल है, हाइड्रोजन आग पकड़ लेता है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है बहुत कम होता है ना, कम टेम्परेचर पे भी क्या करता है, आग पकड़ लेता है, ठीक है, फायर को कैच करता है। और ऑक्सीजन सपोर्ट करता है बेटा कंबस्टन में। सो हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन इज ए कंबस्टिबल सब्सटेंस और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करता है, कंबस्टन को सपोर्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो बेटा, इन दोनों से मिलकर बन गया वाटर, और वाटर क्या करता है, वाटर ना तो कंबस्टिबल है ना कंबस्टन को सपोर्ट करता है ना। सो यहाँ पे जो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होगी, जिन एलिमेंट्स, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से वो बना है, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से वो बना है, बना किनसे बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होगी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल डिफरेंट होगी। समझ आ रही है बात, जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो डिफरेंट होगी जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से वो बना है, ठीक है। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैं लिखवा देता हूं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड, हेडिंग डाल लो। कंपाउंड्स की जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जो भी आपका कंपाउंड होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो एंटायरली डिफरेंट होगी, ठीक है, एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट से मिलके वो बना है। जैसे कि मेरे पास वाटर है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको पता हाइड्रोजन फायर कैच करता है आसानी से, ऑक्सीजन कंबस्टन को सपोर्ट करता है, और वाटर किसमें यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब आग बुझाने में वाटर का ज्यादातर यूज होता है। सो बेटा देख लो, ये फायर को कैच करता है, ये कंबस्टन को सपोर्ट करता है, और ये फायर का क्या है, एक्सटिंग्विशर। सो इसकी जो प्रॉपर्टीज हो गई वो एंटायरली डिफरेंट हो गई ना इन कॉन्स्टिट्यूएंट से। सो ध्यान रखना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कंपाउंड की। जब भी कोई कंपाउंड किसी भी एलिमेंट से बनता है, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी उन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से जिनसे वो बना है उनसे क्या होगी, एंटायरली डिफरेंट। सो बेटा सेकंड, ये तो था फर्स्ट, एंड सेकंड की बात करें, सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास देख लो, एक ये भी ले लो बेटा, आपके पास एक कंपाउंड बना है, उस कंपाउंड को आप किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास आयरन सल्फाइड है, ठीक है, आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड पता है बेटा आपको, आयरन प्लस सल्फर से मिलकर बनता है FeS, ठीक है। ये बेटा क्या है बेटा, Fe इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, ठीक है। अब क्या, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है, पर ये कंपाउंड आपका मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता। तो क्या आप इसको मैग्नेट के द्वारा इसके कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। इसका मतलब ये है कि कंपाउंड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कंपाउंड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको भी सेपरेट नहीं किया जा सकता बाय एनी फिजिकल मेथड। दिस मीन्स that compounds cannot be separated into its constituents by any physical method। किसी फिजिकल मेथड से आप कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने बता भी दिया बेटा, ठीक है। जो सल्फर है आपका, वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर डाल दो, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या, वो सल्फर डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, सल्फर डिसॉल्व हो जाता है, आयरन मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो जाता है।
सो आप ये आयरन है, ये तो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होगा और ये सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में डिसोल्व हो जाएगा। पर ये जो कंपाउंड बना है इसको आप मैग्नेट से इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप मैग्नेट इसके पास ले जाओ, वो मैग्नेट क्या करे, सिर्फ आयरन को अट्रैक्ट कर दे, इसको ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही आप इसको कार्बन डाइसल्फाइड में डाल दो, ऐसा नहीं है इसका जो सल्फर है वो कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा। सो आप किसी भी फिजिकल मेथड से किसी भी कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। और ये इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मिक्सचर की बात हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। सो बेटा स्टडी कीजिए, इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। और बेटा जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्लीज बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको आराम से मिल जाए। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।